नमस्कार। क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया हम्म। काफी जटिल है, पर ये समझना जरूरी है कि नई दवाएं हम तक पहुंचती कैसे है। बिल्कुल। ये एक लंबी और बहुत ध्यान से की जाने वाली प्रक्रिया है। आज हम इसी सफर को इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम्म। हमारे पास पीएचडी लेवल की क्यारी सामग्री है, प्रश्नोत्तर फॉर्मेट में। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालकर आसान भाषा में पेश करें। हमारा मकसद यही है कि रिसर्च के तरीके, आंकड़े, नैतिकता, नियम, सुरक्षा, इन सबको थोड़ा सरल बनाया जाए। तो शुरू करें। जरूर। सबसे पहले, रिसर्च होती कैसे है? स्रोत कहता है कि प्रयोग और अवलोकन पर आधारित रिसर्च आनुभाविक अनुसंधान है, एम्पिरिकल रिसर्च। हाँ, ये सिर्फ सोचने या अंदाजे पर नहीं, बल्कि जिसे हम देख सकें, परख सकें, उस सबूत पर आधारित होती है। और यहीं पर वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी अहम हो जाती है, बहुत ज्यादा। वैज्ञानिक रिसर्च का ये एक अनिवार्य पहलू है। मतलब आपके नतीजे आपके विचारों या आपकी पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होने चाहिए। तथ्य जो कह रहे हैं वही मानना है। अगर रिसर्च वस्तुनिष्ठ नहीं, तो फिर भरोसे का सवाल खड़ा हो जाता है। सही कहा। अच्छा, सोचने के भी दो मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक, निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग। हाँ, निगमनात्मक तर्क में हम एक आम सिद्धांत या नियम से शुरू करते हैं और फिर उसे किसी खास मामले पर लागू करते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि सभी स्तनधारी सांस लेते हैं और बिल्ली एक स्तनधारी है, तो हम ये नतीजा निकालते हैं कि बिल्ली सांस लेती है। जनरल से स्पेसिफिक। ठीक है। और दूसरा, आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव इन्फरेंस। ये उल्टा है। इसमें हम खास उदाहरणों को देखते हैं, छोटे सैंपल को स्टडी करते हैं और उसके आधार पर एक बड़ा आम नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं, पूरी आबादी के बारे में। जैसे क्लिनिकल ट्रायल में होता है, थोड़े लोगों पर दवा टेस्ट करके अंदाजा लगाना कि ये ज्यादा लोगों पर काम करेगी या नहीं। बिल्कुल, हम एक सैंपल से पूरी पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगा रहे होते हैं और यहीं पर परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है। हाँ, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे ऐसे समझें, ये एक तरह की वैज्ञानिक पड़ताल है। आपके पास एक शक या एक शुरुआती विचार है जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। जैसे शायद ये नई दवा पुरानी वाली से बेहतर है। ठीक। फिर आप डेटा इकट्ठा करते हैं और सांख्यिकी के तरीके जैसे टी टेस्ट या एनोवा ये तय करने में मदद करते हैं कि आपका डाटा आपकी परिकल्पना का कितना समर्थन करता है, या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है। लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश भी रहती है। आपने कहा था टाइप 1 और टाइप 2 एरर। हाँ, बिल्कुल। कोई भी टेस्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। टाइप 1 एरर तब होती है जब हम शून्य परिकल्पना को गलत तरीके से खारिज कर देते हैं। मतलब हम कहते हैं कि दवा काम करती है जबकि असल में नहीं करती, फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा, और टाइप 2? कहते हैं कि नहीं कर रही, फॉल्स नेगेटिव। रिसर्च डिजाइन करते समय इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। अच्छा, लोगों को रिसर्च में शामिल करने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग का जिक्र था, ये क्या है? हाँ, स्नोबॉल सैंपलिंग तब काम आती है जब आपको ऐसे लोगों को ढूंढना हो जिन तक पहुंचना मुश्किल है, जैसे किसी खास या रेयर बीमारी वाले लोग या कोई ऐसा समूह जो आसानी से सामने नहीं आता। तो कैसे करते हैं इसमें? आप कुछ शुरुआती लोगों से संपर्क करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि वो अपने जानकारों या दोस्तों को जो उसी समूह के हों रिसर्च के बारे में बताएं और शामिल होने को कहें। जैसे एक बर्फ का गोला लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है, वैसे ही सैंपल साइज बढ़ता है। लेकिन ये रैंडम नहीं हुआ फिर? बायस का खतरा ज्यादा रहता है। तो बेहतर तरीका यादृशिक नमूनाकरण यानी रैंडम सैंपलिंग है। हाँ, ज्यादातर स्थितियों में रैंडम सैंपलिंग में आबादी के हर सदस्य को चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। इससे व्यक्तिगत पक्षपात का असर कम होता है और नतीजे पूरी आबादी पर लागू होने की संभावना ज्यादा होती है। ये किफायती भी है और आमतौर पर सटीक नतीजे देता है। रिसर्च में विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी और वैधता, वैलिडिटी की भी बात होती है। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। लगते हैं, पर हैं अलग। विश्वसनीयता का मतलब है स्थिरता या कंसिस्टेंसी। अगर आप एक ही चीज को बार बार नापें, तो क्या नतीजा हर बार लगभग एक जैसा आता है? अच्छा। मान लीजिए एक थर्मामीटर है जो हर बार शरीर का तापमान 2 डिग्री ज्यादा दिखाता है। वो विश्वसनीय तो है क्योंकि हर बार एक जैसा गलत नतीजा दे रहा है।
लेकिन वो सही नहीं है। बिल्कुल, यहीं पर वैधता आती है। वैधता का मतलब है सटीकता। क्या आप वही चीज नाप रहे हैं जो आप नापना चाहते हैं? वो थर्मामीटर विश्वसनीय है पर वैध नहीं, क्योंकि वो सही तापमान नहीं बता रहा। तो मतलब कोई चीज वैध है तो वो विश्वसनीय भी होगी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वैधता विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। अगर आपका माप सटीक या वैलिड है, तो वो स्थिर या रिलायबल भी होगा। लेकिन सिर्फ विश्वसनीय होना काफी नहीं है, वैध होना ज्यादा जरूरी है। समझ गई। अच्छा, कुछ और टर्म्स भी थे। पायलट अध्ययन, पायलट स्टडी, ये क्या होता है? पायलट स्टडी आप कह सकते हैं एक छोटा ट्रायल रन होता है। बड़ी रिसर्च शुरू करने से पहले हम एक छोटे स्केल पर पूरी प्रक्रिया करके देखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ये देखने के लिए कि हमारा प्लान, हमारे तरीके काम करेंगे या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे प्रश्नावली समझ आ रही है या नहीं, डेटा कलेक्शन ठीक से हो पा रहा है या नहीं। इससे बड़ी रिसर्च में आने वाली मुश्किलों से बचा जा सकता है। ठीक है। और एक और था एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपोज्ड फैक्टो का मतलब है घटना के बाद। इसमें हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। हम लोगों को उनकी मौजूदा विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए हम धूम्रपान और कैंसर के बीच संबंध देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों को लेंगे जिन्हें कैंसर है और जिन्हें नहीं है, और फिर पीछे जाकर देखेंगे कि उनके धूम्रपान का इतिहास क्या रहा है। हम यहाँ कुछ बदल नहीं रहे, बस जो हो चुका है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा, तो ये थे रिसर्च के कुछ बुनियादी तरीके। अब आते हैं आंकड़ों पर। जैव सांख्यिकी, बायोस्टैटिस्टिक्स, इसका मुख्य काम क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजी और मेडिसिन से जुड़े डेटा पर स्टैटिस्टिक्स के सिद्धांतों और तरीकों का इस्तेमाल है। क्यों जरूरी है ये? इसके बिना हम ये नहीं समझ सकते कि कोई दवा काम कर रही है या नहीं। किसी बीमारी का पैटर्न क्या है, कौन से फैक्टर्स सेहत के लिए जोखिम भरे हैं, ये डेटा को देने में मदद करता है। डेटा भी अलग-अलग तरह का होता है ना, जैसे मात्रात्मक। हाँ, मात्रात्मक डेटा वो है जिसे आप गिन सकते हैं या नाप सकते हैं। संख्याएं, जैसे उम्र सालों में, वजन किलोग्राम में, ब्लड प्रेशर mmg में। और इसे समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? माध्य, माध्यिका। हाँ, डेटा का सेंटर कहाँ है ये बताने के लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यूज करते हैं। माध्य यानी औसत, माध्यिका यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर और नीचे आधी आधी वैल्यू हो, और बहुलक यानी वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आए। स्रोत में लिखा है कि माध्य चरम मूल्यों, मतलब बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी कमरे में 5 लोगों की सैलरी है 20,000, 22,000, 25,000, 28,000 और 5 लाख। औसत निकालेंगे तो 5 लाख की वजह से बहुत ज्यादा आएगा, और शायद उन पहले 4 लोगों की असलियत नहीं दिखाएगा। तो ऐसे में माध्य का बेहतर है। हाँ, उस केस में माध्य का 25,000 शायद ज्यादा बेहतर तस्वीर पेश करेगी। इसलिए जब डेटा में आउटलायर्स हों, मतलब बहुत ज्यादा या कम वैल्यूज हों, तो माध्य का अक्सर माध्य से बेहतर होती है। और डेटा कितना फैला हुआ है ये कैसे मापते हैं? उसके लिए फैलाव के माप है, प्रसरण, वेरिएंस और उसका स्क्वायर रूट यानी मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताते हैं कि डेटा अपनी औसत वैल्यू के आसपास कितना बिखरा हुआ है। वैल्यू जितनी ज्यादा, बिखराव उतना ज्यादा। और एक अंतर चतुर्थक सीमा IQR भी है। हाँ, IQR डेटा के बीच के 50% हिस्से का फैलाव बताता है। ये भी आउटलायर से कम प्रभावित होता है, इसलिए माध्यिका के साथ इसका इस्तेमाल काफी होता है। और वो घंटी जैसा ग्राफ, सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्यों इतना खास है? हाँ, बेल कर्व ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रकृति में बहुत सी चीजें, खासकर बायोलॉजिकल माप, इसी पैटर्न में पाई जाती हैं। जैसे लोगों की हाइट, वजन, ब्लड प्रेशर, यानी औसत के आसपास होती हैं, और जैसे जैसे आप औसत से दूर जाते हैं, वैल्यूज कम होती जाती हैं। एक और खास बात, लगभग 68% डेटा औसत के एक मानक विचलन के अंदर आता है और 95% 2 मानक विचलन के अंदर। ये पैटर्न हमें संभावनाओं का अनुमान लगाने में मदद करता है। अब वापस परिकल्पना परीक्षण पर आते हैं। टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर परीक्षण, ये कब यूज होते हैं? ये अलग अलग हालात के लिए अलग अलग औजार हैं। टी टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें 2 ग्रुप्स के औसत की तुलना करनी हो, जैसे क्या नई दवा लेने वालों का कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लेसिबो लेने वालों से अलग है। और अगर 2 से ज्यादा ग्रुप हो, तब एनोवा का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आप 3 दवाओं के असर की तुलना कर रहे हैं, तो एनोवा बताएगा कि क्या इन तीनों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। और काई स्क्वायर? काई स्क्वायर तब काम आता है जब हम कैटेगरी वाले वेरिएबल्स के बीच संबंध देखना चाहते हों,
जैसे क्या स्मोकिंग हाँ नहीं और लंग कैंसर हाँ नहीं के बीच कोई एसोसिएशन है। ये गिनती वाले डेटा पर काम करता है। इन टेस्ट से एक पी मान निकलता है, ये क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? पी मान थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। ये वो संभावना बताता है कि जो नतीजे हमें मिले हैं या उनसे भी ज्यादा एक्सट्रीम नतीजे, वो हमें सिर्फ बाय चांस मिल जाते, अगर असल में कोई इफेक्ट या डिफरेंस होता ही नहीं, यानी अगर हमारी नल हाइपोथेसिस सच होती। तो मतलब छोटा पी मान अच्छा है, जैसे पी 0.05? हाँ, आमतौर पर हम रिसर्च शुरू करने से पहले एक कट ऑफ तय करते हैं, जिसे सार्थकता स्तर यानी सिग्निफिकेंस लेवल या अल्फा कहते हैं। ज्यादातर ये 0.05 यानी 5% होता है। अगर हमारा पी मान इस अल्फा से कम आता है तो हम कहते हैं कि नतीजा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो अंतर या प्रभाव हम देख रहे हैं उसके सिर्फ संयोग से होने की संभावना बहुत कम है, 5% से भी कम। तो हम ज्यादा विश्वास से कह सकते हैं कि शायद यहाँ कोई वास्तविक प्रभाव या अंतर मौजूद है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, बस संभावना कम है। ये सब स्टडी के डिजाइन पर भी बहुत निर्भर करता होगा, जैसे कोहॉर्ट और केस कंट्रोल स्टडीज। बिल्कुल, ये दोनों अवलोकन अध्ययन के मुख्य प्रकार हैं। कोहोर्ट अध्ययन में हम लोगों के दो समूह लेते हैं, एक जो किसी एक्सपोजर जैसे कोई दवा या रिस्क फैक्टर के संपर्क में आया है, और दूसरा जो नहीं आया। फिर हम उन्हें समय के साथ फॉलो करते हैं और देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स में बीमारी कितनी विकसित होती है। तो ये भविष्य की ओर देखता है। हाँ, ज्यादातर ये प्रोस्पेक्टिव होता है। ये घटना यानी नए मामलों की दर पता करने के लिए बहुत अच्छा है। और केस कंट्रोल? केस कंट्रोल अध्ययन रेट्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब ये पीछे मुड़कर देखता है। हम उन लोगों से शुरू करते हैं जिन्हें बीमारी हो चुकी है, ये केस हैं, और उनकी तुलना उन लोगों से करते हैं जिन्हें बीमारी नहीं है, ये कंट्रोल हैं। फिर हम उनके अतीत में जाकर देखते हैं कि कौन किस एक्सपोजर के संपर्क में ज्यादा आया था। ये कब ज्यादा उपयोगी है? ये दुर्लभ बीमारियों के अध्ययन के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आपको बीमारी होने तक इंतजार नहीं करना पड़ता। इसमें हम अक्सर ऑड्स रेशियो निकालते हैं। एक और डिजाइन है क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण, क्रॉस सेक्शनल सर्वे, जो एक ही समय पर एक्सपोजर और बीमारी दोनों को देखता है। ये प्रचलन यानी किसी समय पर कुल कितने केस मौजूद हैं ये बताता है। ये एक स्नैपशॉट जैसा है। इनमें पूर्वाग्रह बायस का खतरा भी तो रहता होगा, जैसे एट्रिशन बायस। हाँ, बायस अवलोकन अध्ययनों की एक बड़ी चुनौती है। एट्रिशन बायस तब होता है जब स्टडी के दौरान लोग बाहर निकल जाते हैं, ड्रॉप आउट्स, और ये ड्रॉप आउट रेट दोनों ग्रुप्स में अलग अलग होता है। कैसे? मान लीजिए दवा वाले ग्रुप में साइड इफेक्ट की वजह से ज्यादा लोग स्टडी छोड़ देते हैं, तो जो लोग बचेंगे वो शायद वही होंगे जिन पर दवा ज्यादा अच्छा काम कर रही थी या जिन्हें साइड इफेक्ट कम हुए। इससे दवा असल से ज्यादा प्रभावी लग सकती है। अच्छा, एक और टर्म था सांख्यिकीय शक्ति, स्टैटिस्टिकल पावर। इसका क्या मतलब है? शक्ति का मतलब है आपके अध्ययन की क्षमता, एक वास्तविक अंतर या प्रभाव का पता लगाने की। अगर वो सचमुच मौजूद है, मतलब अगर दवा सच में काम करती है, तो आपका अध्ययन उसे डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं। तो कम शक्ति का मतलब? कम शक्ति का मतलब है कि आप एक असली प्रभाव को मिस कर सकते हैं, यानी टाइप 2 एरर का खतरा बढ़ जाता है। शक्ति कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे सैंपल साइज कितना बड़ा है, प्रभाव कितना बड़ा है वगैरह। ये सब करते हुए जाहिर है नैतिकता का ध्यान रखना सबसे ऊपर है। अनुसंधान नैतिकता, यहाँ कुछ अहम दस्तावेजों का जिक्र है। हाँ, नैतिकता तो क्लिनिकल रिसर्च की आत्मा है, इसके बिना सब बेकार है। बेलमोंट रिपोर्ट, जो खासकर अमेरिका में प्रभावशाली है, 3 मूल सिद्धांत बताती है। पहला, व्यक्तियों के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स। इसका मतलब? इसका मतलब है लोगों की ऑटोनॉमी, उनकी मर्जी का सम्मान करना, उन्हें पूरी जानकारी देना और फिर उन्हें फैसला करने देना कि वो रिसर्च में भाग लेना चाहते हैं या नहीं। और जो लोग खुद फैसला नहीं कर सकते, जैसे बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम लोग, उनकी सुरक्षा करना। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है उपकार यानी बेनिफिसेंस। मतलब रिसर्च का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि उससे होने वाले फायदे ज्यादा से ज्यादा हों और नुकसान कम से कम। ये एक तरह का रिस्क बेनिफिट एनालिसिस है। और तीसरा? न्याय, जस्टिस। मतलब रिसर्च के फायदे और बोझ समाज में सही तरीके से बंटने चाहिए। ऐसा ना हो कि रिसर्च का सारा जोखिम किसी एक गरीब या कमजोर तबके पर डाल दिया जाए और फायदा किसी और को मिले। इससे पहले न्यूरनबर्ग कोड भी आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। बिल्कुल। नाजी डॉक्टरों द्वारा कैदियों पर किए गए भयानक प्रयोगों के बाद न्यूरनबर्ग ट्रायल हुए और वहीं से ये कोड निकला। इसने सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कही
इंसान पर कोई भी रिसर्च करने के लिए उसकी स्वैच्छिक सहमति, वॉलंटरी कंसेंट अनिवार्य है, बिना किसी दबाव, धोखे या जबरदस्ती के। और हेलसिंकी की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, ये वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट है जो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को गाइड करता है कि इंसानों पर मेडिकल रिसर्च नैतिक रूप से कैसे की जाए। ये न्यूरेमबर्ग कोड से ज्यादा विस्तृत है और इसे समय समय पर अपडेट किया जाता है। ये दुनिया भर में नैतिकता का एक अहम मानक है। सूचित सहमति का मतलब सिर्फ एक फॉर्म पर दस्तखत करवाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है। पार्टिसिपेंट को रिसर्च के बारे में सब कुछ समझाना होता है, क्यों कर रहे हैं, क्या करना होगा, कितना समय लगेगा, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या जोखिम है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो कभी भी अपनी मर्जी से बिना किसी नुकसान के रिसर्च छोड़ सकते हैं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। ये सब। और ये सब उनकी भाषा में समझाना होता होगा। हाँ, ऐसी भाषा में जिसे वो आसानी से समझ सकें। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो एक निष्पक्ष गवाह, इम्पार्शियल विटनेस की मौजूदगी में मौखिक सहमति ली जाती है और उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है। बच्चों के लिए माता पिता या गार्डियन की सहमति और जहां संभव हो बच्चे की खुद की सहमति, असेंट भी लेनी होती है। कैदियों जैसे कमजोर समूहों के लिए और भी कड़े नियम होते हैं। ये सब ठीक से हो रहा है, ये कौन देखता है? नैतिकता समितियां, एथिक्स कमिटीज या IRBs? हाँ, हर इंस्टीट्यूट जहां क्लिनिकल रिसर्च होती है वहां एक स्वतंत्र एथिक्स कमिटी EC या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB होता है। इसमें डॉक्टर, वैज्ञानिक और समाज के सदस्य भी होते हैं। इनका काम है किसी भी रिसर्च प्रोटोकॉल को शुरू होने से पहले रिव्यू करना और मंजूरी देना। वो क्या देखते हैं? वो यही देखते हैं कि रिसर्च वैज्ञानिक रूप से ठीक है, जोखिम कम से कम है, फायदे जोखिम से ज्यादा हैं, सूचित सहमति की प्रक्रिया सही है और पार्टिसिपेंट्स के अधिकारों और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। भारत में ICMR इसके लिए राष्ट्रीय गाइडलाइंस जारी करता है। EC IRB की मंजूरी के बिना कोई ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। नैतिकता में गोपनीयता भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। पार्टिसिपेंट्स का जो भी पर्सनल और मेडिकल डेटा होता है उसे पूरी तरह गोपनीय रखना होता है। पहचान जाहिर नहीं की जानी चाहिए। एक और सिद्धांत है गैर हानिकारिता, मतलब जानबूझकर किसी को नुकसान ना पहुंचाना। और हितों का टकराव का भी ध्यान रखना होता है। हितों का टकराव मतलब अगर रिसर्चर का कोई पर्सनल या फाइनेंशियल फायदा जुड़ा है रिसर्च के नतीजे से, तो वो उसकी निष्पक्षता पर असर डाल सकता है। इससे डिस्क्लोज करना और मैनेज करना जरूरी है। लेकिन कभी-कभी अनैतिक काम भी होते हैं, साहित्यिक चोरी, अनुसंधान कदाचार। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा होता है। प्लेजरिज्म यानी किसी और के आइडिया या लिखे हुए को बिना क्रेडिट दिए अपना बता देना। रिसर्च मिसकंडक्ट और भी सीरियस है। इसमें 3 चीजें आती हैं। FFP, फैब्रिकेशन, डेटा गढ़ना जो है ही नहीं, फॉल्सिफिकेशन, डेटा बदलना या मैनिपुलेट करना, और प्लेजरिज्म। ये वैज्ञानिक ईमानदारी पर बहुत बड़ा धब्बा है। इसके नतीजे तो गंभीर होते होंगे। बहुत गंभीर। करियर खत्म हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, गलत नतीजों से मरीजों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह अगर रिसर्च के दौरान कोई गंभीर प्रतिकूल घटना, सीरियस एडवर्स इवेंट ऐसे ही होती है, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना भी एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। चलिए अब आते हैं नियामक मामलों, रेगुलेटरी अफेयर्स पर। ये कौन सी संस्थाएं हैं जो दवाओं को मंजूरी देती हैं? हर देश में अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। भारत में ये हैं DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, और यूरोपियन यूनियन में EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में आने वाली दवाएं और टीके सुरक्षित और प्रभावी हों। भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए मुख्य नियम क्या है? अनुसूची Y का जिक्र है? हाँ, भारत का जो ड्रग्स इन कॉस्मेटिक्स एक्ट है, उसकी अनुसूची Y क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस देती है। इसमें ट्रायल कैसे करना है, क्या क्या जरूरी है, सबकी जानकारी होती है। इसके अलावा अब भारत में हर क्लिनिकल ट्रायल को CTRI, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया में रजिस्टर करना भी अनिवार्य है। क्यों जरूरी है ये रजिस्ट्रेशन? इससे पारदर्शिता बढ़ती है, सबको पता चलता है कि कौन कौन से ट्रायल चल रहे हैं, नतीजों को छुपाना मुश्किल हो जाता है। दवा बनने की प्रक्रिया में कई पड़ाव होते हैं और उनके लिए अलग-अलग आवेदन, जैसे IND, NDA, ANDA। हाँ, ये मुख्यतः अमेरिकी FDA के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाले टर्म्स हैं, पर प्रक्रिया मिलती जुलती होती है। जब कोई कंपनी किसी नई दवा का इंसानों पर टेस्ट शुरू करना चाहती है, तो उसे पहले IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन FDA को देनी होती है।
इसमें दवा की जानवरों पर हुई स्टडी का डेटा और इंसानी ट्रायल का प्लान होता है। और एनडीए? जब फेज 1I1 और फेज 3 ट्रायल पूरे हो जाते हैं और कंपनी के पास पर्याप्त डेटा होता है कि दवा सुरक्षित और प्रभावी है, तब वो दवा को बाजार में बेचने की मंजूरी के लिए एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल करती है। इसमें सारे क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डेटा का ब्यौरा होता है। और एएनडीए? एएनडीए जेनेरिक दवाओं के लिए होता है। जब किसी ब्रांडेड दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनियां उसकी जेनेरिक कॉपी बना सकती हैं। एएनडीए में उन्हें यह दिखाना होता है कि उनकी दवा ओरिजिनल दवा जैसी ही है, बायोइक्विवेलेंट है। इसमें पूरे क्लिनिकल ट्रायल दोबारा नहीं करने पड़ते। क्लिनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरण फेजेस होते हैं, फेज 1, 2, 3, 4। ये कैसे आगे बढ़ते हैं? हाँ, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। फेज 1 में दवा को पहली बार इंसानों में टेस्ट किया जाता है। आमतौर पर यह कम संख्या में स्वस्थ वॉलंटियर्स पर होता है। मुख्य उद्देश्य होता है दवा की सेफ्टी, डोज रेंज कि कितनी खुराक सुरक्षित है और साइड इफेक्ट्स देखना। सुरक्षा सबसे पहले। बिल्कुल। फिर आता है फेज 2। इसमें दवा को उन मरीजों के एक छोटे समूह में टेस्ट किया जाता है जिनमें वो बीमारी है जिसके लिए दवा बनी है। यहां देखा जाता है कि क्या दवा कुछ असर दिखा रही है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रारंभिक प्रभावशीलता, और साथ ही सेफ्टी डेटा भी इकट्ठा किया जाता है। डोज को भी और रिफाइन किया जाता है। और फिर सबसे बड़ा फेज? हाँ, फेज 3। ये बड़े पैमाने पर होता है, अक्सर हजारों मरीजों पर, कई देशों में। इसका मुख्य लक्ष्य होता है दवा की प्रभावशीलता, एफिकेसी को कंफर्म करना और उसकी तुलना मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज या प्लेसेबो से करना। साइड इफेक्ट्स की भी बारीकी से निगरानी होती है। एनडीए फाइल करने के लिए इसी फेज का डेटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और दवा बाजार में आ जाने के बाद भी कुछ होता है, फेज 4? हाँ, फेज 4 या पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज, दवा को मंजूरी मिलने के बाद भी उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पर नजर रखी जाती है। इसमें दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल, अलग अलग तरह के मरीजों में उसका असर और दुर्लभ साइड इफेक्ट्स का पता लगाया जाता है। यहीं पर फार्माकोविजिलेंस का रोल बहुत अहम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियम बनाने की कोशिश होती है, ICH। हाँ, ICH, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसमें यूरोप, जापान और अमेरिका की रेगुलेटरी एजेंसियां और फार्मा इंडस्ट्री एक साथ मिलकर दवा विकास और रजिस्ट्रेशन के लिए तकनीकी गाइडलाइंस बनाती हैं। इसका क्या फायदा है? इससे नियमों में एकरूपता आती है। जैसे GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की गाइडलाइन ICH ने ही बनाई है। इससे कंपनियों के लिए अलग अलग देशों में ट्रायल करना और दवा रजिस्टर करवाना आसान हो जाता है। डेटा की स्वीकार्यता बढ़ती है। इसी तरह GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये सुनिश्चित करता है कि दवाएं सही क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ बने। और GLP, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, प्री क्लिनिकल यानी जानवरों पर होने वाले सेफ्टी स्टडीज की गुणवत्ता का मानक तय करता है। ट्रायल में सबकी भूमिकाएं भी तय होती हैं, प्रायोजक, स्पॉन्सर, अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर, मॉनिटर, CRA। हाँ, ये मुख्य किरदार हैं। प्रायोजक आमतौर पर फार्मा कंपनी ट्रायल को शुरू करने, डिजाइन करने, फाइनेंस करने और मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वालिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग उसी की जिम्मेदारी है। और अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटर, वो डॉक्टर या रिसर्चर होता है जो सीधे मरीजों के साथ डील करता है। वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, मरीजों की देखभाल करता है, उनसे सहमति लेता है और डेटा रिकॉर्ड करता है। साइट पर ट्रायल के संचालन के लिए वही जिम्मेदार है। और मॉनिटर या CRA? मॉनिटर या CRA, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, प्रायोजक की तरफ से काम करता है। उसका काम होता है नियमित रूप से ट्रायल साइट पर जाना, मॉनिटरिंग विजिट करना और ये चेक करना कि ट्रायल प्रोटोकॉल GCP और नियमों के अनुसार चल रहा है या नहीं। वो डेटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी भी वेरीफाई करता है। अच्छा, अब आते हैं औषध निगरानी, फार्माकोविजिलेंस पर। जैसा आपने कहा, ये दवा के बाजार में आने के बाद की सुरक्षा निगरानी है। हाँ, WHO की परिभाषा के अनुसार ये दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों, एडवर्स इफेक्ट्स या किसी भी और दवा संबंधी समस्या का पता लगाना, मूल्यांकन करना, समझना और रोकना है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कुछ खास शब्द है, AE, ADR, SAE, इनमें क्या फर्क है? ये समझना बहुत जरूरी है। प्रतिकूल घटना, एडवर्स इवेंट, कोई भी अनचाही मेडिकल प्रॉब्लम है जो किसी मरीज को दवा लेने के दौरान होती है, चाहे उसका दवा से कोई लेना देना हो या ना हो। जैसे किसी ने ट्रायल में दवा ली और उसे अगले दिन जुकाम हो गया, ये एक AE है। हो सकता है दवा से हुआ हो सकता है मौसम बदलने से हुआ हो। ठीक है। तो ADR क्या है? प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR, वो AE है जिसके बारे में शक है या माना जाता है कि वो दवा की वजह से हुई है।
मतलब दवा और घटना के बीच एक कारण कार्य संबंध होने की संभावना है। ये दवा की सामान्य डोज पर भी हो सकती है। और ऐसे ही सबसे गंभीर है। हाँ, गंभीर प्रतिकूल घटना सीरियस एडवर्स इवेंट कोई भी एई या एडीआर है जो बहुत सीरियस नतीजों वाला हो, जैसे कि वो मौत का कारण बने, जानलेवा हो, मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़े या भर्ती रहने का समय बढ़ जाए, स्थायी विकलांगता हो जाए या जन्मजात विकृति बर्थ डिफेक्ट का कारण बने। और ऐसे ही की रिपोर्टिंग जरूरी है, बहुत जरूरी और तुरंत करनी होती है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज और एथिक्स कमेटी को तय समय सीमा के अंदर इसकी सूचना देनी होती है। ये सब जानकारी रेगुलेटर्स तक पहुंचती कैसे है? स्वतः स्फूर्त रिपोर्टिंग से? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और अब तो मरीज खुद भी जब उन्हें किसी दवा से कोई साइड इफेक्ट होने का शक होता है तो वो अपनी रेगुलेटरी एजेंसी को रिपोर्ट करते हैं। जैसे यूके में येलो कार्ड स्कीम बहुत फेमस है। भारत का अपना पीवीपीआई है, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है। ये सारी रिपोर्ट्स कहाँ जाती हैं? ये राष्ट्रीय केंद्रों में इकट्ठी होती हैं और फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल डेटाबेस विजी बेस में जाती हैं, जिसे स्वीडन में अपसला मॉनिटरिंग सेंटर यूएमसी मैनेज करता है। इससे ग्लोबल लेवल पर पैटर्न देखे जा सकते हैं। इन लाखों रिपोर्ट से पता कैसे चलता है कि कौन सी दवा खतरनाक हो सकती है? सिग्नल डिटेक्शन? हाँ, यही चुनौती है। जब किसी खास दवा और किसी खास साइड इफेक्ट की रिपोर्टें उम्मीद से ज्यादा आने लगती हैं, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि शायद कोई नया या पहले से न पता जोखिम जुड़ा है। इसके लिए स्टैटिस्टिकल तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। सिग्नल मिलने के बाद फिर कारणता मूल्यांकन किया जाता है। मतलब ये तय करने की कोशिश की जाती है कि क्या वाकई में दवा और उस घटना के बीच कोई रिश्ता है। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे नारेंजो एल्गोरिदम। इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं। क्या घटना दवा शुरू करने के बाद हुई, दवा बंद करने पर ठीक हुई, डी चैलेंज, दोबारा देने पर वापस हुई, री चैलेंज वगैरह। एडीआर के प्रकार भी होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। हाँ, ये एक पुराना पर उपयोगी वर्गीकरण है। टाइप ए ऑगमेंटेड रिएक्शन दवा के ज्ञात एक्शन से जुड़े होते हैं, डोज पर निर्भर करते हैं और आम होते हैं, जैसे किसी दवा से ब्लड प्रेशर कम होना। टाइप बी बिजार रिएक्शन अप्रत्याशित होते हैं, डोज पर निर्भर नहीं करते, कम होते हैं और अक्सर मरीज के इम्यून सिस्टम से जुड़े होते हैं, जैसे कोई गंभीर एलर्जी। हर एक रिपोर्ट को आईसीएसआर, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट कहते हैं। हाँ, और इन रिपोर्ट्स और सारे फार्माकोविजिलेंस डेटा की क्वालिटी बहुत जरूरी है। यहीं पर ALCOA सिद्धांत काम आता है। ALCOA ये एक एक्रोनिम है जो अच्छे डेटा के गुण बताता है। एट्रीब्यूटेबल, पता हो किसने रिकॉर्ड किया। लेजिबल, पढ़ने लायक हो। कंटेम्परेनियस, उसी समय रिकॉर्ड किया हो जब घटना हुई। ओरिजिनल, ओरिजिनल हो या उसकी सर्टिफाइड कॉपी। और एक्यूरेट, सही और सटीक हो। आजकल इसमें C, कंप्लीट, पूरी जानकारी हो, भी जोड़ते हैं। ALCOA-C। अगर किसी दवा का गंभीर जोखिम पता चलता है तो रेगुलेटर्स क्या करते हैं? वो कई एक्शन ले सकते हैं। दवा के लेबल में चेतावनी जोड़ना, जैसे FDA की ब्लैक बॉक्स वार्निंग, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वार्निंग होती है। डॉक्टरों और मरीजों को सूचित करना, दवा के इस्तेमाल को सीमित करना, या बहुत गंभीर मामलों में दवा को बाजार से वापस लेना भी पड़ सकता है। ये सब लाभ जोखिम मूल्यांकन, बेनिफिट रिस्क असेसमेंट पर निर्भर करता है, जो लगातार चलता रहता है। दवा त्रुटियों, मेडिकेशन एरर्स को रोकना भी इसी का हिस्सा है। हाँ, दवा की गलत डोज देना, गलत दवा देना, गलत तरीके से देना, ये सब मेडिकेशन एरर हैं जिन्हें रोका जा सकता है। इनकी रिपोर्टिंग और विश्लेषण भी फार्माकोविजिलेंस का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन में हर कंपनी के लिए एक QPPB, क्वालिफाइड पर्सन फॉर फार्माकोविजिलेंस, रखना अनिवार्य है, जो पूरी सेफ्टी सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है। और आखिर में उत्तम नैदानिक अभ्यास, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, GCP, ये क्या है? कैसे संचालित करना चाहिए, कैसे मॉनिटर करना चाहिए, कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए और कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। इसका सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? सबसे बुनियादी सिद्धांत ये है कि ट्रायल में भाग लेने वाले विषयों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण, राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ ट्रायल सब्जेक्ट्स, सर्वोपरि हैं। ये विज्ञान और समाज के हितों से भी ऊपर हैं। तो ये नैतिकता और नियमों का एक प्रैक्टिकल गाइड है। बिल्कुल। GCP ये सुनिश्चित करता है कि ट्रायल वैज्ञानिक रूप से पुख्ता हों, IRBC से मंजूर शुदा प्रोटोकॉल का पालन करें और सूचित सहमति सही तरीके से ली जाए।
ये डेटा की विश्वसनीयता और अखंडता, इंटेग्रिटी पर भी बहुत जोर देता है। इसमें कौन से दस्तावेज अहम हैं? कई है। प्रोटोकॉल तो है ही, जो ट्रायल का पूरा खाका होता है। इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोशर, आईबी, जिसमें दवा के बारे में सारी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल जानकारी होती है जो इन्वेस्टिगेटर को चाहिए। केस रिपोर्ट फॉर्म, सीआरएफ, जिसमें हर पार्टिसिपेंट का डेटा भरा जाता है। और आवश्यक दस्तावेज, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जो ट्रायल की शुरुआत से लेकर अंत तक बनते हैं और जिनसे ट्रायल का पूरा ऑडिट किया जा सकता है। साथ ही एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं जो हर काम को करने का स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं। जीसीपी में भी इन्वेस्टिगेटर, स्पॉन्सर, मॉनिटर की भूमिकाएं हैं। हाँ, और जीसीपी उनकी जिम्मेदारियों को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल फॉलो करना, पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी देखना, डेटा सही रिकॉर्ड करना। स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना, मॉनिटरिंग करवाना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। मॉनिटर का काम है साइट पर जाकर वेरीफाई करना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जिसमें सोर्स डेटा सत्यापन, एसडीवी शामिल है। एसडीवी क्या है? एसडीवी का मतलब है सीआरएफ में लिखे डेटा की तुलना ओरिजिनल रिकॉर्ड से करना। जैसे अगर सीआरएफ में ब्लड प्रेशर लिखा है तो उसे मरीज की हॉस्पिटल फाइल या डॉक्टर के नोट्स, ये सोर्स डेटा हैं, में चेक करना कि वो सही है या नहीं। ट्रायल में यादृशीकरण, रैंडमाइजेशन और ब्लाइंडिंग भी जीसीपी का हिस्सा है। क्यों जरूरी है ये? हाँ, ये दोनों बायस को कम करने के बहुत ज़रूरी तरीके हैं। रैंडमाइजेशन में पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग ट्रीटमेंट ग्रुप, जैसे दवा या प्लेसिबो में संयोग से बाय चांस बांटा जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ग्रुप्स शुरू में एक जैसे हों। और ब्लाइंडिंग में या तो पार्टिसिपेंट को सिंगल ब्लाइंड या पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टिगेटर दोनों को डबल ब्लाइंड, पता नहीं होता कि किसे कौन सा ट्रीटमेंट मिल रहा है। इससे नतीजों के आकलन में पक्षपात नहीं होता। और डेटा के लिए ALCOA, ALCOAC यहाँ भी लागू होता है। हाँ, जीसीपी डेटा की क्वालिटी और इंटीग्रिटी पर बहुत जोर देता है। ALCOA सिद्धांत ये पक्का करते हैं कि डेटा भरोसे लायक हो और उसकी जांच की जा सके। ऑडिट भी जीसीपी का हिस्सा है। ये स्पॉन्सर या रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र जांच होती है, ये देखने के लिए कि ट्रायल जीसीपी और नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। वाह! तो हमने रिसर्च के आइडिया से लेकर उसके तरीकों, आंकड़ों, नैतिकता, नियमों, सेफ्टी मॉनिटरिंग और फिर अच्छी तरह से काम करने के तरीकों तक एक पूरा चक्कर लगा लिया। ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? ये सब मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसका लक्ष्य है कि जो भी मेडिकल रिसर्च हो वो वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, नैतिक रूप से सही हो और उससे जो नतीजे निकलें वो भरोसेमंद हों। अच्छी कार्यप्रणाली और बायोस्टैटिस्टिक्स नतीजों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। नैतिकता और जीसीपी पार्टिसिपेंट्स की रक्षा करते हैं। नियामक प्रक्रियाएं सेफ्टी और इफेक्टिवनेस कंफर्म करती हैं और फार्माको विजिलेंस इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा पर नजर रखता है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये वाकई में एक बहुत सोचा समझा लेकिन काफी जटिल सिस्टम लगता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इतनी सख्त प्रक्रियाओं के बावजूद ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो किसी नई दवा या इलाज के मंजूर होने के बाद भी अप्रत्याशित नतीजे या विवाद पैदा कर दें? ये अच्छा सवाल है। हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में जो मरीज दवा ले रहे हैं वो ट्रायल वाले मरीजों से अलग हों। शायद उन्हें और भी बीमारियां हों या वो और दवाएं ले रहे हों। या शायद लंबे समय में ऐसे साइड इफेक्ट सामने आए जो छोटे ट्रायल में नहीं दिखे थे। बिल्कुल। या फिर दवा का इस्तेमाल उन तरीकों से होने लगे जिनके लिए उसे टेस्ट या मंजूर नहीं किया गया था। ऑफ लेबल यूज, बहुत सी संभावनाएं हैं। इसलिए मंजूरी के बाद भी निगरानी इतनी जरूरी है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। आज हमारे साथ इस जानकारी भरे सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा।